नमस्कार बच्चों, कल के क्लास में हमने आप लोगों को अभिक्रिया की कोटि से संबंधित जितने भी आंकिक प्रश्न थे सारे आंकिक प्रश्न बता दिए थे। जितने भी टाइप के आंकिक प्रश्न थे सभी टाइप के आंकिक प्रश्न आपको बताया जा चुका है। हम आपको पढ़ा रहे हैं रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी के चैप्टर में आप लोगों को हमने अभिक्रिया की कोटि में बता दिया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। मेन जो विस्तार पढ़ना था आप लोगों को वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से संबंधित पढ़ना था। वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से संबंधित सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई हैं। अब रासायनिक बलगतिकी का अगला भाग जो पढ़ना है आप लोगों को पढ़ना है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं? अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? जैसा कि परिभाषा, अभिक्रिया की आणविकता क्या है? किसी अभिक्रिया के, आइए देखते हैं अभिक्रिया की आणविकता पढ़ते हैं। किसी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या जिनकी आपस में टक्कर होने से अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। देखिए, कोई रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो रही है या कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में, देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं कई स्टेप में होती हैं, कई पदों में होती हैं, तो उसका जो प्रारंभिक पद होगा मतलब कि पहला पद होगा, उस पहले पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या जितनी होगी अर्थात वो अणुओं की संख्या जो टक्कर होने से अभिक्रिया होती है वही उसकी क्या कहलाती है? अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। फिर से समझते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में, पहले पद में, पहले स्टेप में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या, पहले पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या जिसके टक्कर होने से अभिक्रिया शुरू होती है उस अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। देखिए, यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है और उसके प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या 1 है, लिखेंगे किसी प्रारंभिक पद में, किसी प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या यदि क्रमशः 1, 2 व 3 हैं तो वह अभिक्रियाएं क्रमशः एकाणुक, द्व्यणुक व त्रिअणुक अभिक्रिया कहलाती हैं। द्व्यणुक व त्रिअणुक अभिक्रिया कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, यदि प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या यदि क्रमशः 1 हो, 2 हो व 3 हो तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? हम क्रमशः एकाणुक अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया और त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लेकर के बताते हैं, जैसे मान लीजिए ए गिव्स आउट प्रोडक्ट, एक अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया का प्रारंभिक पद है ये, माना एक अभिक्रिया इस प्रकार से हो रही है ए गिव्स आउट प्रोडक्ट, तो इसमें भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या कितनी है? सिर्फ ए, मतलब 1 है ना, भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या 1 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हम क्या कहेंगे? इस अभिक्रिया को हम एकाणुक अभिक्रिया कहेंगे। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? एकाणुक अभिक्रिया कहेंगे। कौन सी अभिक्रिया? एकाणुक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से देख लीजिए
यदि कोई दूसरी अभिक्रिया है, मान लीजिए एक अभिक्रिया इस प्रकार से A+A गिव्स आउट प्रोडक्ट, या इस तरीके से है A+B गिव्स आउट प्रोडक्ट। A+B आपस में मिलकर के प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक अणु ये है, एक अणु ये है, दोनों मिला देंगे तो कुल कितने अणु हो गए? 2 अणु हो गए। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो गई? 2 अणु का अभिक्रिया हो गई। इसी प्रकार से एक अणु A का है, एक अणु B का है, दोनों को मिला देंगे तो कितने अणु हो गए? दोनों मिलाने पर 2 अणु हो गए। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया हो गई? 2 अणु का अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई? 2 अणु का अभिक्रिया हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कौन सी अभिक्रियाएँ हैं? 2 अणु का अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? 2 अणु का अभिक्रिया है। अभी हम त्रिअणु का अभिक्रिया का एग्जाम्पल बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको देख लीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, परिभाषा नोट कर लीजिएगा। परिभाषा क्या हमने बताया? किसी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में, कोई अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में जितने अणु भाग लेते हैं, प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, अर्थात जितने अणु भाग लेते हैं और वो अणु आपस में टकरा करके अभिक्रियाएं शुरू करते हैं, अर्थात अभिक्रियाएं होती हैं। तो हमने यही बताया है, किसी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या, भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या जिनकी आपस में टक्कर होने से अभिक्रिया होती है, मतलब कि जिनके टकराने से अभिक्रिया शुरू होती है, वह अभिक्रिया की क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। हमने यहाँ पे यह भी बताया, किसी प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या यदि क्रमशः 1, 2 व 3 है, प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या क्रमशः 1, 2 व 3 है, तो ये अभिक्रियाएँ क्रमशः एकाणुक, द्विअणुक और त्रिअणुक अभिक्रिया होंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या 1 है। A गिव्स आउट प्रोडक्ट में देखिए, मान लीजिए क्या है, एक्चुअली में दिखाई ही दे रहा है कि A एक अभिकारक है, इस अभिकारक के अणुओं की संख्या 1 है। ये मिल किसका निर्माण कर रहे हैं? उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि अभिकारक के अणुओं की संख्या 1 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? एकाणु का अभिक्रिया बोलेंगे। ये दोनों अभिक्रियाएँ जो हमने एग्जाम्पल के रूप में बताई हैं, एक प्रतीकात्मक अभिक्रिया है, वास्तविक अभिक्रिया नहीं है, ये प्रतीकात्मक अभिक्रिया है। कि हमने यहाँ पर मुख्यतः आप लोगों को दिखाने का प्रयास ये किया है कि प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या के आधार पर, प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या यहाँ पर 2 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? 2 अणु का अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में भी देखिए, प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या 2 है। A+B गिव्स आउट प्रोडक्ट बन रहा है, A+B गिव्स आउट प्रोडक्ट बन रहा है। ये दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको इस तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देते हैं, A+B गिव्स आउट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर भी देखिए, एक अणु A का एक अणु B का आपस में अभिक्रिया कर रहा है और उत्पाद का निर्माण कर रहा है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया हैं? 2 अणु का अभिक्रिया है। इसी प्रकार से हम आपको बताते हैं त्रिअणु का अभिक्रिया के बारे में। त्रिअणु का अभिक्रिया कैसी होती है? त्रिअणु का अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। और हमने पहले ही बता दिया है कि जब भी हमारा क्लास लीजिए, आप लोग क्लास लेते समय बातों का विशेष ध्यान रखिए कि नोट्स बुक और पेन अपने साथ में लेकर के बैठिए। जो हम बताएं यहाँ पर उसको आप लोग नोट्स बुक में नोट करते चलिए। ये नोट्स बुक में नोट करते चलेंगे तो आपको बार बार जो है वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी और आपका एक नोट्स भी तैयार होता रहेगा। इसको नोट कर लीजिएगा। और हमने ये भी बताया है कि मान लीजिए कहीं जल्दी से मिटा दिया जाता है, यदि कोई प्रॉब्लम जल्दी से हो जाती है, मतलब जल्दी मिटा दिया जाता है या जल्दी से आगे हम बढ़ जाते हैं, तो उसको आप वीडियो को पॉज करके, मतलब कि रोक करके वीडियो को फिर नोट करिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए हम आगे बताते हैं अब त्रिअणु का अभिक्रिया का उदाहरण। हाँ, त्रिअणु का अभिक्रिया, प्रतीकात्मक अभिक्रिया क्या है? जैसे मान लीजिए है आपका A+A+A गिव्स आउट क्या बन रहा है? आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखिए इसमें भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या कितनी है? 1, 2 व 3 है। 1, 2 व 3 है। भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या कितनी है? 3 है। जब भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या 3 है तो इसे हम क्या बोलेंगे? त्रिअणु का अभिक्रिया बोलेंगे। या ऐसा नहीं है कि तीनों अणु आपस में समान ही हों, असमान प्रकार के भी हो सकते हैं। जैसे A है, B है, +C है। भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या कितनी है?
3 है और बन रहा है कि आपका प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए कि भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या 3 है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया होगी, ये तीव्र अणुक अभिक्रिया होगी, तीव्र अणुक अभिक्रिया होगी। ठीक है, इस तरीके से कुछ हम उदाहरण बता देते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं। सबसे पहला देखिए, हाइड्रोजन और आयोडीन के संयोग से हाइड्रोजन आयोडाइड बनने की प्रक्रिया में, हाइड्रोजन और आयोडीन के संयोग से हाइड्रोजन आयोडाइड बनने की प्रक्रिया में अर्थात 2HI बनने की प्रक्रिया में देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन का एक अणु आयोडीन का एक अणु आपस में भाग लेता है और भाग लेकर के हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 अणुओं का निर्माण करता है। लेकिन भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। 1 और 1 बराबर 2 अणु हैं, 1 + 1 बराबर 2 अणु हैं। और भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या जितनी होती है वही अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 है, तो इसलिए इस अभिक्रिया की आणविकता क्या हो जाएगी। यदि इसकी आणविकता बात करते हैं तो कौन सी आणविकता हो जाएगी, 2 अणुक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये 2 अणुक अभिक्रिया हो जाएगी। अगला देखिए, एक एग्जाम्पल और देखिए। जैसे मान लीजिए एक अभिक्रिया इस प्रकार से हो रहा है, NO+O3 नाइट्रिक ऑक्साइड का ओजोनीकरण करा रहे हैं। जब नाइट्रिक ऑक्साइड का ओजोनीकरण कराते हैं तो ओजोनीकरण की प्रक्रिया में यहाँ पर बन जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2+O2 बन जाता है, NO2+O2 बन जाता है। इसमें भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या कितनी है, भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या 1 और 1, एक अणु इसके एक अणु उसके बराबर 2 अणु हैं, इसलिए कौन सी अभिक्रिया होगी, ये 2 अणुक अभिक्रिया होगी, 2 अणुक अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, दूसरी अभिक्रिया की, मान लीजिए एक अभिक्रिया इस प्रकार से हो रही है, इस प्रकार से हो रही है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2+CO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकृत होता है और बन जाता है यहाँ से आपका क्या, यहाँ से बन जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि NO+CO2 बन जाता है। तो इसमें भी भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या कितनी है, 2 है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर 2 है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया होगी आपकी, 2 अणुक अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, 2 अणुक अभिक्रिया होगी। ठीक है, इस तरीके से एक एग्जाम्पल हम बताते हैं एक अणुक अभिक्रिया का। आप लोग को पता होगा एक यौगिक होता है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की बात करते हैं, N2O5 का अपघटन होता है तो बन जाता है आपका N2O4 और प्लस हाफ O2। हाफ O2 का मतलब यहाँ पर एक परमाणु दिखाया गया है। हम इसका एक वीडियो बना के आप लोगों को डालेंगे कि हाफ O2 वास्तव में क्या है, क्यों लिखा जाता है, ऐसा अलग से बताएंगे। हाफ O2 यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के एक अणु का ही अपघटन होकर के बन रहा है ना, ये अभिक्रिया हो रही है। एक अणु का, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के एक अणु का अपघटन हो रहा है, एक अणु के अपघटन से ही अभिक्रिया हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, एकाणुक अभिक्रिया बोलेंगे, एकाणुक अभिक्रिया, एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तो थी अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता थी। अभिक्रिया की आणविकता में हमने इतना बताया आप लोगों को कि किसी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या, किसी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या जिसके टक्कर से अभिक्रिया प्रारंभ होती है, अभिक्रिया शुरू होती है, अभिक्रिया होती है, तो उसे क्या कहते हैं हम, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ये थी आपकी अभिक्रिया की आणविकता के बारे में। अभिक्रिया की आणविकता हमने बताया, ये अभिक्रिया प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या 1 है, तो अभिक्रिया की आणविकता 1 होगी, अर्थात एकाणुक अभिक्रिया। यदि भाग लेने वाले प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या 2 होगी तो उसे क्या बोलेंगे हम, द्विअणुक अभिक्रिया। यदि प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या 3 होगी तो उसे क्या बोलेंगे हम, त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया की आणविकता बता दी गई, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए, क्योंकि एक अभिक्रिया दे दी जाती है और उस अभिक्रिया को दे करके पूछ लिया जाता है कि इसके अभिकारी, इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी। एक अभिक्रिया दे दी जाएगी, उस अभिक्रिया को दे करके पूछ लिया जाएगा कि इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी।
इसको नोट करिए। आगे हम बताते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, क्रिया की कोट और आणविकता में अंतर। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बनता है अभिक्रिया की आणविकता और कोट में अंतर। नोट करिए इसको। हाँ, पढ़ते हैं हम अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। एक अंतर हमने बताया आप लोगों को, क्या अंतर बताया कि अभिक्रिया की कोट प्रयोगों पर आधारित राशि है। अभिक्रिया की कोट कैसे निर्धारित की जाती है? प्रयोगों पर आधारित राशि है। जबकि अभिक्रिया की आणविकता प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या होती है, जिसका निर्धारण हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसका निर्धारण हम अभिक्रिया की क्रियाविधि के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर करते हैं? क्रियाविधि के आधार पर करते हैं। देखिए, हमने पहले बताया था, जब अभिक्रिया की कोट पढ़ाया गया था तो अभिक्रिया की कोट पढ़ाते समय ही हमने बता दिया था कि अभिक्रिया की कोट प्रयोगों द्वारा आधारित राशि होती है। किस पर निकाली जाती है? ये प्रयोगों द्वारा आधारित राशि होती है, अर्थात प्रयोगों द्वारा निर्धारित की गई राशि होती है। जबकि आणविकता प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या होती है। और इस आणविकता का निर्धारण हम कैसे करेंगे? जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का निर्धारण करते हैं, अर्थात क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, तो क्रियाविधि का अध्ययन करते समय हम देखते हैं कि उसके प्रारंभिक पद में, अर्थात फर्स्ट स्टेप में जितने अणु भाग ले रहे हैं वही उसकी अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। सेकंड, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। सेकंड नंबर देखिए, अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा नंबर देखिए, लिखेंगे यहाँ पर क्या? अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। जबकि कोटि पूर्ण संख्या फिर या भिन्नात्मक या शून्य हो सकती है। जबकि कोटि पूर्ण संख्या भिन्नात्मक या शून्य हो सकती है। भिन्नात्मक या, देखिए, अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होने का मतलब क्या हुआ? पूर्ण संख्या होने का मतलब क्या हुआ कि 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभिक्रिया की कोटि पूर्ण संख्या भी हो सकती है। पूर्ण संख्या का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है। भिन्नात्मक मतलब कि जैसे 1/2 हुआ, 2/3 हुआ, 4/2 हुआ, इस तरीके से भिन्नात्मक भी हो सकती है। और या शून्य भी हो सकती है। क्या हो सकती है? शून्य भी हो सकती है। क्या? शून्य भी हो सकती है। मतलब कि अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता। जबकि कोटि का मान शून्य भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 हो सकता है, या ये भी हो सकता है भिन्नात्मक भी हो सकता है, मतलब कि 1/2 या 2/3 या 4/5 इस तरीके से भिन्नात्मक भी हो सकता है। अर्थात महत्वपूर्ण अंतर ये भी है कि अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि कोटि पूर्ण संख्या भिन्नात्मक व शून्य भी हो सकती है। इसको नोट करिए। फिर हम तीसरा पॉइंट बताते हैं आप लोगों को, तीसरा अंतर बताते हैं। देखिए, तीसरा अंतर लिखिए,
तीसरा अंतर देखिए, अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती। अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती, जबकि कोटि शून्य हो सकती है। ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। इसका रीजन क्यों है कभी भी शून्य ना होने का? कभी भी शून्य ना होने का महत्वपूर्ण रीजन यह है कि जब प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या शून्य होगी, अर्थात कोई अणु भाग नहीं लेगा, तो क्या अभिक्रिया होगी? तो अभिक्रिया नहीं होगी। अर्थात प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या कुछ न कुछ होगी, वो भी पूर्णांक में होगी। पूर्णांक में होने का मतलब 1, 2, 3, 4 होगी। इसलिए अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं होती, अर्थात प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या शून्य नहीं हो सकता। जब वही शून्य हो जाएगा तो अभिक्रिया नहीं होगी, अर्थात अभिकारी अणुओं की संख्या होगी ही नहीं तो अभिक्रिया होगी ही नहीं, तो अभिक्रिया का आणविकता और कोट से कोई मतलब ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर प्रारंभिक कहने का मतलब ये हुआ कि प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या शून्य नहीं होती, अर्थात आणविकता का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, जबकि कोटि का मान शून्य हो सकता है। कोटि का मान शून्य हो सकता है। इसको नोट करिए। हम नेक्स्ट पॉइंट आपको बताते हैं। इसको नोट करिए, हम नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं आप लोगों को। हाँ, अगला देखिए, किसी अभिक्रिया की आणविकता और कोट समान या भिन्न हो सकती है। 4 नंबर, किसी अभिक्रिया की आणविकता और कोटि समान या भिन्न हो सकती है। देखिए, किसी अभिक्रिया की आणविकता का मान, किसी भी अभिक्रिया की आणविकता और कोटि का मान एक समान भी हो सकता है, अर्थात दोनों का मान, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता का मान, कोई भी अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया की कोटि और आणविकता का मान समान भी हो सकता है और उस अभिक्रिया की कोटि और आणविकता का मान भिन्न भी हो सकता है, अर्थात अलग अलग भी हो सकता है कोट और आणविकता, और कोट और आणविकता एक भी हो सकता है। ठीक है, ये तो था आपकी अभिक्रिया की कोट और आणविकता में अंतर। इस तरीके से रासायनिक बलगतकी में जो मुख्य पॉइंट्स थे, जो मुख्य चीज़ें थी, हमने आप लोगों को बता दिया है। जो मुख्य चीज़ें थी हमने आप लोगों को उसको बता दिया है। अब आप लोगों को बताया जाना है आगे का बताया जाना, आगे का चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर आपको बताया जाना है अधिशोषण। क्या बताएंगे? अधिशोषण। अगला चैप्टर आप लोगों को बताएंगे हम अधिशोषण के बारे में। अधिशोषण बताएंगे, फिर उसके बाद उत्प्रेरण है। इस तरीके से आपका वीडियो जो आपको मिलेगा, प्रतिदिन का वीडियो जो मिलेगा वो अगले क्लास का होगा, मतलब कि आपके सिलेबस से अगले भाग का होगा। इसलिए प्रतिदिन आप लोग वीडियो को देखिए और लाइक, यदि समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी करिए और साथ साथ में शेयर भी करिए, और कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। आगे का क्लास हम आप लोगों को कल देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।